बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। आज से प्रधानमंत्री कार्यालय का एड्रेस बदलने वाला है। पीएमओ साउथ ब्लॉक से नए सरकारी परिसर सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो जाएगा, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर के अंदर ही करने वाले हैं। सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री का ऑफिस, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय ये होंगे। मतलब वहां पर एनएसए भी बैठेंगे और कैबिनेट सेक्रेटरी भी बैठेंगे। तीनों का दफ्तर जुड़ा हुआ होगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बने इस परिसर को बहुत आधुनिक, डिजिटल, पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं से लैस किया गया है। और आजादी के बाद पहली बार प्राइम मिनिस्टर का जो दफ्तर है वो उसका पता जो है वो बदलने वाला है। बहुत ये दारा शिकोह रोड पर है। 2.25 लाख वर्ग फुट एरिया के अंदर इसको बनाया गया है। तकरीबन 1200 करोड़ रुपए इसकी लागत जो है वो बताई गई है। और आज शाम को प्रधानमंत्री जो है एक स्पीच भी वहां से देंगे। फिलहाल वो सेवा तीर्थ, कर्तव्य भवन 1 और 2, ये 1:30 बजे का ही समय था जब उनको इसका इनॉग्रेशन करना है। और इसमें कुल 3 इमारतें हैं। सेवा तीर्थ 1 जहां पर पीएमओ होगा, सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय, सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, इनके ऑफिसेज होंगे। साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक दोनों खाली कर दिए गए हैं। अब वो युगे युगीन संग्रहालय एक वहां पर म्यूजियम बना दिया जाएगा। कर्तव्य भवन 1 और 2 में कानून मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और भी कुछ विभाग जो है उनके ऑफिसेज वहां पर जो है वो शिफ्ट कर दिए जाएंगे। तो ये साउथ ब्लॉक में एक आखिरी कैबिनेट मीटिंग जो है मेरे ख्याल से आज होनी है, कल नहीं, आज एक आखिरी बैठक जो है साउथ ब्लॉक में होगी। पुरानी पार्लियामेंट के ठीक सामने राष्ट्रपति भवन के आगे आप देखते हैं रायसीना पहाड़ी पर जो बनी हुई है वहां पर। और ये जो नया पीएमओ है उसकी तस्वीरें हैं। तो कितना अंतर है सर नए और पुराने में? बहुत फर्क है। एक तो ये है नया पीएमओ। हाँ, अपडेटेड कहना चाहिए इसको। मतलब कि कुछ लोग कह सकते हैं कि 1200 करोड़ रुपए खर्च किए, ये नहीं, लेकिन वो अपडेटेड है। एक बड़ा बदलाव ये है कि जो कैबिनेट सेक्रेटरीट होता था, जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे वो राष्ट्रपति भवन के कैंपस में बैठते थे पहले। उनका ऑफिस राष्ट्रपति भवन के राइट में था जहाँ पर राष्ट्रपति बैठते। उसको भी इसमें शामिल कर लिया। एनएसए का ऑफिस तो पहले भी पीएमओ में ही हुआ करता था। उस समय फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ पर होता था जब जो साउथ ब्लॉक में बना हुआ था। अब एक बड़ा बदलाव किया गया और एक कॉम्प्रहेंसिव तरीके से बातचीत हो सकती है कि उस पर काम हो। और डिजिटल है, अपडेटेड है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बातचीत करनी हो, एनएसए के साथ जो बात करनी हो, जो अभी तो मतलब उसकी चर्चा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जो झगड़ा राहुल जी ने खड़ा किया नरवणे साहब की किताब को लेकर कि वो जो 2.25 घंटे लगे, तो हो सकता है कि यहाँ पर तो सब एक साथ ही बैठेंगे तो तुरंत फैसला भी किया जा सकता है, क्योंकि एनएसए की बैठक, एनएसए का ऑफिस वहीं है, कैबिनेट सेक्रेटरी का ऑफिस वहीं है, तो तुरंत बातचीत की जा सकती हो मेरे ख्याल से। और प्रधानमंत्री जी को जितना समझते हैं वो हर चीज को अपडेटेड तरीके से और ज्यादा बेहतर परफॉर्म कैसे कर सकते हैं उस पर काम, कॉम्प्रिहेंसिव सारी जरूरतों को देखते हुए ये बनाया गया। प्रधानमंत्री थोड़ी देर में यहाँ पर आएंगे तो फिर इस पर आप लोग और बात करें। 13 फरवरी 1931 को दिल्ली राजधानी बनी थी सर, उसको आज 95 ईयर्स हो रहे हैं। तो आज ही प्रधानमंत्री शिफ्ट कर रहे हैं 13 फरवरी के दिन, जब 13 फरवरी 1931 को जब दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। और तब से ये सत्ता का केंद्र लगातार बना रहा। मतलब 95 ईयर्स हो गए नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक का प्रधानमंत्री कार्यालय का। प्रधानमंत्री कार्यालय जो मैंने कवर किया था बहुत, मतलब हमें भी लगता रहा कि छोटा है। मतलब बेसिकली रिसेप्शन की स्पेस नहीं थी, कैबिन्स छोटे थे। ये बहुत भव्य बनाया गया है मतलब प्रधानमंत्री ने। और जो प्रधानमंत्री मोदी को सुविधाएं चाहिए उसके अंदर एक प्रधानमंत्री के रूप में कैबिनेट सचिव वहाँ, सेक्रेटरी वहाँ बैठेंगे, एनएसए वहाँ बैठेंगे। मतलब प्रधानमंत्री मोदी के जितने अधिकारी हैं जिनसे प्रधानमंत्री को लगातार टच रहना पड़ता है, तो पास में ही बैठेंगे। तो एक फ्लोर में सब आ जाएंगे, तो इमीडिएट उनकी बातचीत अगर करना है तो तुरंत वो प्रधानमंत्री के पास पहुंच सकते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को मतलब अनवेल करना है उनको, बेसिकली सेवा तीर्थ नाम जो है वो अनवेल करेंगे। कल एक और बहुत बड़ी डील हुई, उसके बारे में आपको बता दें। इसको भी मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, लेकिन ये मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील्स है। भारत सरकार ने 114 नए राफेल फाइटर जेट खरीदने की मंजूरी दे दी है। इसमें से 18 विमान फ्रांस रेडी कंडीशन में डिलीवर करेगा, मतलब बने बनाए आएंगे। बाकी 96 विमान भारत के अंदर तैयार होंगे, जिसमें से 60% कल पुर्जे जो हैं वो स्वदेशी लगेंगे। एचएएल के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर डसॉ कंपनी जो है इसकी मालिक कंपनी रफाल विमान की, वो भारत में बनाएगी। मतलब 90% आप कह लीजिए सामान यहाँ बनेगा, बाकी बाहर से आएगा। और राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने कल इसको मंजूरी दे दी। और आपको बता दें अगले हफ्ते फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों वो भारत आ रहे हैं। और ये डील जो है ये भारत और फ्रांस सरकार के बीच हुई है।
पहले भी ऐसे ही हुआ था जब हमने उनसे 36 राफेल खरीदे थे, तो वो भी डायरेक्ट डील थी। ये भी डायरेक्ट डील हुई है। लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए की डील है, ये बहुत बड़ी डील, इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील्स कहा जा रहा है। 114 राफेल जेट इसके अंदर होंगे, 20 इसमें से फ्लाईओवर कंडीशन में मिलेंगे और 2030 तक जो है ये इसमें भारत की एयरफोर्स को जो है वो 20 जहाज जो है वो मिल जाएंगे, बाकी को बनने में कुछ वक्त लगेगा, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका से P-8I पोसाइडन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट वो भी खरीदे जा रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर आप सारे रक्षा जितने खरीद को जोड़ लें, कल जिनके फैसले हुए हैं, तो वो है 3.6 लाख करोड़। मतलब इतने के हथियार जो है भारत वो खरीदने जा रहा है, तो ये बड़ी बात है। राफेल जो है भारत के पास फिलहाल 36 हैं, इंडियन एयरफोर्स के पास 26 का ऑर्डर जो है नेवल वेरिएंट का वो दिया हुआ है, और जब ये 114 आ जाएंगे तो भारत के पास 150 राफेल जेट हो जाएंगे। ये भी बड़ी बात है, और अब ये देखना है कि इनकी डिलीवरी जो है वो कितनी जल्दी होती है। भारत की जो जरूरतें हैं वो 42 स्क्वाड्रंस की हैं। इतनी स्क्वाड्रन हवाई जहाज की भारत के पास होनी चाहिए, चीन का रुख देखते, चीन और पाकिस्तान दोनों का रुख देखते हुए, और हमारे पास है केवल 29 फाइटर स्क्वाड्रंस हैं। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन शायद 18 या 20 जहाज होते हैं एक स्क्वाड्रन जी। तो वो अब ये जो है ये आ जाएंगे, तो वो आप उस 42 स्क्वाड्रन के आसपास जो है वो पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी डील हुई है, और कल या परसों एक वाइस एयर चीफ है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राफेल को ऑप सिंदूर का हीरो बताया था कि ऑप सिंदूर में इसने कमाल का काम किया, और ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार दुनिया में कहीं भी राफेल जहाज एक वॉर टाइम सिचुएशन में इस्तेमाल हुआ था, और ये कामयाब इस्तेमाल हुआ, इसलिए भारत ने इसका ही ऑर्डर दिया। और आपको मालूम है ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत दुनिया में प्रयास हुए, खास तौर पर चीन और पाकिस्तान की तरफ से, कि राफेल की ऑपरेशनबिलिटीज की कैपेबिलिटीज पर डाउट क्रिएट किए जाएं। लेकिन उसके बाद भी भारतीय वायुसेना यही जहाज अमेरिका ने भी डाउट किया, अमेरिकन ने भी कोशिश की, क्योंकि सब अपना अपना जहाज बेचना चाहते थे। इस रेस में जो है वो अमेरिका का F-35 भी था, रूस का Su-57 भी था, लेकिन दाव भारत ने एक बार फिर राफेल पर ही लगाया है। त्रिपाठी जी, ये राफेल और इतनी बड़ी डील 114 जहाजों की हो रही है। नहीं, देखिए, एक तो ये रक्षा क्षेत्र में हमारी अपनी चीजें दुरुस्त रहे, उसके लिए एक बहुत जरूरी है। दूसरा, रणनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो चाइना, पाकिस्तान, और अभी तो आज के समय में हम कहें तो अमेरिका भी, उसने पाकिस्तान की ही मदद की ना, एक तरह से उन्हीं के तो सारे हथियार थे, सब कुछ थे, और उसके साथ जुड़ जाता है तुर्की। इसमें भारत को ये रक्षा की जरूरत बहुत जबरदस्त है। आपने ये बताया ही, जो हमारी स्क्वाड्रन है उसमें कमी है, सीधे सीधे कहें तो अगर उसको जोड़ें तो 30 से 42 करें तो 12 का होता है, तो 12 दूना 24, तो आधे से ज्यादा हम जरूरत पूरी कर पाएंगे, यानी अगर उस स्थिति में पहुंचे। और जो इसकी सबसे अच्छी बात है कि हम इसके साथ पैरेलल वो टेक्नोलॉजी डेवलप भी कर रहे हैं। जो 96 यहां डेवलप होंगे तो हम उनको यहां भी डेवलप कर रहे हैं, और आगे की जो तैयारी है वो यही है कि हम धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ें, जिसको आप ये समझ सकते हैं कि शुरुआत हम उनसे लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमारा अपना जो सिस्टम होगा हम उसको डिप्लॉय करने की स्थिति में। जब ये पहली बात खबर आई महीना भर पहले, तो लोग ये कह रहे थे कि इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्यों नहीं भारत ने मांगा है, क्योंकि पूरा ट्रांसफर ऑफ तो नहीं दे रहे हैं ये, मतलब 60% उसमें यहाँ पर को डेवलपमेंट होगा। नहीं, ये तो भारत की कोशिश लगातार रही है जब से मोदी 60% कल पुर्जे भारत के लगाए जाएंगे, यहां लगेगा, ये बात है। टेक्नोलॉजी तो ट्रांसफर हो ही रहा है, 60% कल पुर्जे जो हैं वो भारत के लगेंगे। नहीं, लेकिन ये फुल ट्रांसफर नहीं है ना, जैसे आप कुछ जहाज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पूरी तरह यहाँ बनाते हैं आप, टेक्नोलॉजी उस तरह से फुल ट्रांसफर उसमें नहीं है, लेकिन पार्शियली उसमें काम कर रही है, और भारत सरकार लगातार। राफेल एक तो इतना अपग्रेडेड फाइटर जेट है, तो कोई भी देश, फ्रांस जो है वो अपनी उस ताकत को उस तरह से तो पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि दुकान सारा धंधा चल रहा है। और जब हम ये कहते हैं ना कि अमेरिका, चाइना और दूसरे देशों ने उसके पर शक पैदा किया था, तो वो देश का मसला नहीं है, वो डिफेंस इंडस्ट्री का मसला है। बिल्कुल कि वो जो लोग बनाते हैं वो अपने जहाज को सबसे बेहतर बताते हैं। हालांकि यूएस के F-35 जो जेट्स हैं वो बेहतर जेट्स में ही माने जाते हैं राफेल के, और हमें कोई कमी लगी होती तो हम इतनी बड़ी डील नहीं करते, क्योंकि ये डील भी उसी तरह से कि भाई हमें जो बेहतर चाहिए। और अभी जिस तरह की युद्ध की स्थितियां और सामरिक स्थितियां बनी हुई हैं चाइना को लेकर और पाकिस्तान को लेकर, तो उसमें जरूरी है कि हमारी रक्षा पंक्ति जो है वो ज्यादा ताकतवर रहे, इसलिए नेवी वेरिएंट्स की भी इसीलिए जरूरत की गई है। उसका डर जो सेम प्लेटफॉर्म सबका एक तरीके से हो जाए, तो मुझे लगता है कि बेहतर काम है। ठीक है सर। और सरकार जवाब बनाती या बना रही होगी कि कितना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता नहीं हो सकता है,
लेकिन इतने बड़े जो फाइटर जेट्स होते हैं उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इतनी आसानी से कोई देश करते नहीं देता है। नहीं है। ये हमारे लिए ताकतवर ये चीज है। एक सर, और मोदी बड़ी सरकार की सूचना बहुत है। बड़ी उपलब्धि है। एंटोनी जब थे रक्षा मंत्री, कांग्रेस की सरकार थी, तो कोई डील ही नहीं होती थी डर के मारे कि भाई इसके अंदर करप्शन होगा, आरोप लगेंगे, मेरे ऊपर कीचड़ उछलेगा, इसके अंदर होगा। तो देखिए कि उस सरकार के समय 2004 से लेकर 14 तक कैसा था रक्षा का डिसीजन, कि भाई निर्णय ही मत लो, कोई आरोप नहीं लगेगा, देश के लिए नुकसान हो रहा है। इसमें एक सवाल जो उठाया जा रहा है वो ये है, कांग्रेस के द्वारा उठाया जा रहा है सवाल वही था कि जब आपने प्राइम मिनिस्टर ने आते ही 2015 में या जब भी ये समझौता हुआ था, जब आपने जब 36 खरीदे थे आपने, तो उससे पहले उससे पहले एक ऐसे ही 100-125 जहाजों की डील की बात चल रही थी कि हम सारे उस वक्त भी हम ज्यादा जहाज खरीदने वाले थे, लेकिन उस वक्त सरकार ने यह फैसला किया कि नहीं, अभी की जरूरत के लिए आप 36 जहाज फ्लाई अवे कंडीशन में दीजिए हमको। तो ये अब वो कह रहे हैं कि अब ये 10 साल के बाद वही काम दोबारा आप कर रहे हो, ये 10 साल पहले कर लेना चाहिए था, ये कहा जा रहा है। तो 2004 से लेकर 2014 तक उन्होंने रक्षा के क्षेत्र में क्या किया? कांग्रेस पहले ये बता देती कि उन्होंने रक्षा क्षेत्र में कितने बड़े सौदे करे। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद जिस तरीके से रक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किया, मेक इन इंडिया की तरफ फोकस किया कि देश के अंदर भी रक्षा के उपकरण बनने लगे। आज HAL एक्सपोर्ट करने के स्टेज के अंदर आ गया, देश के लिए बना रहा है। उस बड़े बड़े देशों के साथ जिस रक्षा सौदे करे, और 1 रुपए का आरोप नहीं लग रहा। राफेल को लेकर किस तरीके से राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे, राहुल गांधी गए कोर्ट के अंदर, माफी मांगनी पड़ी राफेल को लेकर। तो बिना सबूत के राहुल गांधी राफेल पे भी आरोप लगा चुके थे। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से देश इसमें बड़े निर्णय ले रहे हैं, देखिए कितने ईमानदारी से, पारदर्शी के साथ डिसीजन हो रहा है कि 1 रुपए का आरोप नहीं लग रहा। रक्षा सौदों पे बोलने का कांग्रेस को अधिकार कोई अधिकार नहीं किसी तरीके से बोलने का। 2 बातें और जोड़ देना चाहता हूं। अभी जो रक्षा सौदे का जो एक्सपोर्ट आया है, अभी जो आया है वो 23,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है रक्षा में। भारत ने इतने का एक्सपोर्ट किया है। दूसरी बात, अभी रॉल्स रॉयस की तरफ से एक न्यूज़ आया है कि भारत के अंदर जो फाइटर जेट्स के इंजन हैं वो भारत के अंदर ही वो बनाएगी। यहाँ पर वो 10,000 लोगों को एम्प्लॉय करने की स्थिति में है आने वाले दिनों में। अभी 1200 लोग काम कर रहे हैं। तो अपने स्ट्रेंथ को यहाँ की फैक्ट्रियों में वो बढ़ाने की कर रही है, एडिशन करने पर जोर दे रही है। और यहीं पर रॉल्स रॉयस कंपनी जो है वो जेट का फाइटर जेट्स है उसके इंजन बनाने के लिए यहाँ पर है। प्रधानमंत्री से बात हो चुकी है। एक खबर मैंने कल ही देखी थी, वो भी में जो है ना, एक लाइन में बोलूँ, प्रोफेसर साहब ने कहा कि इतना डिफेंस एक्सपोर्ट्स में जो मॉनेटरी सेगमेंट है ना, उसकी चर्चा का कोई मायने नहीं है। हमारे लिए ये बड़ी बात है कि हम डिफेंस पर एक्सपोर्ट भी करने लगे, क्योंकि 3,20,000 करोड़ की डील की है आपने राफेल खरीदने की एक बार में, हाँ जी, और 23,000 करोड़ की आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसको कोई कंपैरिजन नहीं है कि रक्षा सौदे में हम, लेकिन वो केवल इसलिए है कि हम डिफेंस के मसले में 1500 करोड़ रुपए का और खुद पहले प्रोडक्शन करने लगे। अंतर ये था कि पहले हमारी सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, हम राइफल भी बनाने की स्थिति में नहीं आ रहे थे। अब कम से कम कह रहा हूं कि इंडिजिनस पर काम कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट बात है, उसमें मॉनेटरी सेगमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि एक खबर और एयरफोर्स से जुड़ी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत प्रोपेगेंडा किया जाता है दुश्मन देशों के द्वारा। इंडियन एयरफोर्स इंस्ट्रक्टर्स टू ट्रेन रॉयल एयरफोर्स, ये भी बहुत बड़ी खबर के पायलट्स को ट्रेन करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो पहली बार वहां जाएंगे और उनकी ट्रेनिंग में वो जो है वो हिस्सा लेंगे। ये अग्रीमेंट किया गया है। इसमें इंडियन एयरफोर्स विल डिप्लॉय 3 क्वालिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर्स टू रॉयल एयरफोर्स वैली इन दी यूके। उनके फाइटर जेट्स को भारत के फाइटर जेट ट्रेन करेंगे। ये बड़ी बात है अपने आप में, पायलट्स ट्रेन जी। आगे बढ़े, अगली खबर मैं आपको बताता हूं। केरल में मई में विधानसभा चुनाव होने हैं, बाकी राज्यों के साथ तमिलनाडु, असम, बंगाल, और बीजेपी केरल में चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। अब बीजेपी को कितनी उम्मीद है इस इलेक्शन से, इसके लिए एक ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए। जितने अभी वहां पंचायत स्तर के चुनाव हुए, लोकल बॉडी इलेक्शन में म्यूनिसिपैलिटी के, तिरुवनंतपुरम में 45 साल बाद जो है लेफ्ट का मेयर हारा, बीजेपी का मेयर बना, वो सारे लोग, वो मेयर और बाकी जितने लोग चुनाव जीते, सब दिल्ली आए, प्रधानमंत्री से मिले, और आज प्राइम मिनिस्टर उनको डिनर भी देंगे। तो ये इस बात में कुछ, इस मतलब तस्वीर में कुछ दम है। आप उनको भी देख रहे हैं, नितिन नवीन जी को, पार्टी के जो अध्यक्ष हैं। लोकल बॉडी इलेक्शन में जीते हुए पार्षदों से प्रधानमंत्री का मिलना ये छोटी बात नहीं है। तो एक बार ये मुझे याद आ रहा है, अभी होम मिनिस्टर जब गए थे कुछ हफ्ते पहले, तो वहां उन्होंने कहा था इस बार बीजेपी का सीएम बनेगा। सीएम बनेगा नहीं बनेगा ये तो नतीजों के बाद पता चलेगा, लेकिन बीजेपी इस जीत से बहुत उत्साहित है और उसको लगता है कि कुछ कमाल इस बार इलेक्शन में होगा। 50 पार्षद जीते हैं बीजेपी के। त्रिपाठी जी, प्रधानमंत्री का इनसे मिलना अनयूजुअल नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि यही मोदी शैली है। मतलब अगर इसको यूं कहें कि ये अनयूजुअल है, तो यही मोदी शैली है।
भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से क्या है, दिल्ली से अगर शुरू करें तो जनसंघ नगर निगम से आया। देश के हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बनाने में कामयाब रही। जहां उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां जब सपा बसपा भी प्रचंड जीत हासिल करती थी, तो 11 नगर निगमों में किसका परचम फहराता था? भारतीय जनता पार्टी। यानी शहरी पार्टी के तौर पर वो पढ़े लिखे शहरी जो ऐसे लोग हैं जो अपनी बेसिक नीड के ऊपर वाले हैं, उनसे वो शुरुआत करती थी। अब ये जो पूरा का पूरा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जो जिला पंचायत, स्थानीय निकाय कुल मिलाकर कह लें, अलग अलग जो गांव शहर सब मिलाकर उनको बुलाया। अब आप जरा कल्पना कीजिए, जिस राज्य में संघ के जाने कितने स्वयंसेवक प्रचारक उनको मार दिया गया हो, जहां कम्युनिस्टों और संघियों के बीच में खूनी संघर्ष होता हो, वहां इतने लोग भगवा पटका पहनकर यहां आ गए और भारत का प्रधानमंत्री उनको बुलाकर उनसे बात कर रहा है। अब जरा लौट कर सोचिए ये कैसे, जिसको हम बार बार कहते हैं कैसा इफेक्ट होगा, तो आप उसके तौर पर देखें तो बहुत शानदार रणनीति है। इनका अपना जो आत्मविश्वास होगा वो जिसको कहें कि कई गुना वोटों को खींचने में कामयाब होगा। और सरकार बनेगी नहीं बनेगी, जो आपने कहा, मैं सहमत हूं कि अभी हो सकता है बहुत लंबा समय लगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस यात्रा को कितनी गंभीरता से लेती है, यह समझने की बात है। अच्छा, ये जो अब ये वंदे मातरम वाला जो नया मामला आया, भारत सरकार ने नए रूल्स निकाले हैं कि वंदे मातरम की भी गाइडलाइंस होंगी राष्ट्रगान की तरह, जनगण मन की तरह, और जहां दोनों गाए जाएंगे वहां पर पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया जाएगा, सभी सरकारी कार्यक्रमों में गाया जाएगा और पूरा गाया जाएगा, केवल शुरुआत के 2 स्टैंजा नहीं, पूरे 6 पैराग्राफ गाए जाएंगे। इसको लेकर कल जमीयत उलमा-ए हिंद ने विरोध जताया था, अरशद मदनी की बाप ने कल बात सुनी थी। आज कल इसी पर फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी आ गया और उसने केंद्र सरकार के इस नोटिफिकेशन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। स्कूलों में सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम अनिवार्य करने पर बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुद्दिकी ने कहा है कि इस गाने में देवी दुर्गा की पूजा शामिल है, यह शिर्क है और यह मुसलमानों के एक ईश्वरवादी विश्वास के खिलाफ है। हम सिर्फ अल्लाह की पूजा करते हैं, उसी की इबादत करते हैं, किसी और के सामने नहीं झुक सकते। इस पर लगातार मुस्लिम बॉडीज एक के बाद एक अपना विरोध जता रही हैं। सर देखिए, मैं दो चीज़ें बोलना चाहता हूँ कि जब इसके विरोध जिन्ना ने किया था तो उसने कहा था कि वंदे मातरम इन इट्स ओरिजिन एंड सब्सटेंस, दोनों बातों पर ध्यान दीजिएगा, इन इट्स ओरिजिन एंड इट्स सब्सटेंस इज एंटी मुस्लिम। किसने बोला था? ये जिन्ना ने कहा। ठीक है। 1938 में सिंध प्रोविंस में मुस्लिम लीग की मीटिंग में उसने कहा इट इज एंटी मुस्लिम। दूसरा बोला था इट इज ए हेट राइम, यानी ये घृणा है। तो दरअसल वो एंटी इस्लाम से ज्यादा, चूंकि आनंद मठ जो है उसमें कहीं ना कहीं ये गया, उसका कैरेक्टर है जिसके थ्रू बंकिम कहते हैं कि अब जो है वो मलेच्छों का शासन जा रहा है, अब हिंदू राष्ट्र जो है वो आने वाला है, हिंदू राज्य आने वाला है। तब उसके दूसरा कैरेक्टर कहता है कि नहीं, अभी ब्रिटिश है, ब्रिटिश का शासन आ गया है। तो जो एक इमेंसिपेशन की बात थी कि मुसलमानों से इमेंसिपेशन हमारा हो रहा है, इसको लेकर के दरअसल बंकिम के प्रति जो घृणा थी उनकी, वहीं से जिन्ना ने कहा। आज तो वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई इसमें देवी की स्तुति है, हम इसलिए नहीं गाएंगे। देखिए, वो बात सही है कि वो तो कहेंगे ही कहेंगे। दिक्कत ये है, क्या एंटी इस्लाम है? क्या वो वाकई एंटी इस्लाम है क्या? मेरे समझ से इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं है, लेकिन उसमें देवी दुर्गा का जिक्र है। प्रो हिंदू होने का मतलब तो एंटी इस्लाम तो नहीं हो जाता है। शिर्क है, हमारे रिलीजन में अलाउड नहीं है। अब जैसे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, इन्होंने कहा बीजेपी सरकार में है, जो चाहे लिखवा ले, लेकिन ये बात साफ है कि देश में अभी ये बातें नहीं होनी चाहिए। सही का बयान सुनवा दो। सिर्फ हम जोड़ देना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रेजोल्यूशन पास करके नेशनल एंथम नहीं पास किया था। ये बात आपके दर्शकों को जानना चाहिए। अच्छा, ठीक। ये एक राजेंद्र प्रसाद का स्टेटमेंट जारी जरूर हुआ था। अच्छा, देखिए, इन्होंने भी, झारखंड के मंत्री ने भी 2029 की बात की है कि अभी मोदी जी जो चाहे करा ले, 2029 के बाद राहुल गांधी बीजेपी को सबक सिखाएंगे। जनगण मन से पहले वंदे भारत, वंदे मातरम, तो भाजपा की सरकार है, जो पढ़वाना पढ़वा लीजिए, कोई विरोध नहीं, जो आपको पढ़ाना पढ़वा ही लीजिए। आप अगर आपको तसल्ली मिल जाता है तो 29 तक न पढ़ाइएगा, 29 के बाद राहुल जी पढ़ाएंगे आप लोगों को। अरे एक छोटा सा रिएक्शन, अगर केशव मौर्य जी का भी इस पर रिएक्शन है तो जरा सुना दीजिए जरा। केशव प्रसाद मौर्य क्या बोले? जबरदस्ती थोपा जा रहा है। भारत में यदि रहना है तो वंदे मातरम कहना है।
जिनका भारत में एक रहना है तो भारत में रहना है यदि तो- रहना है तो कहना है तो अच्छा, तो वंदे मातरम कहना है। और वो कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं कि पढ़ा लो 2029 तक। राहुल गांधी आएंगे तो नहीं, सबक हाँ, सिखाएंगे। कब कह रहे हैं 2029 तक ही चलेगी ना तुम्हारी। अब वो कह रहे 2029 में राहुल गांधी सबक सिखाएंगे। फिलहाल तो जनता राहुल गांधी को सबक सिखा रही थी 3 चुनाव से। अब राहुल गांधी कब सिखाएंगे तो ईश्वर ही जानता है। मुझे लगता है कि अगर गृह मंत्रालय ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है वंदे मातरम को लेकर कि भाई वो 3 मिनट 20 सेकंड का जो पूरा है वो गाना होगा, तो मुझे लग रहा है कि फिर इसमें आपत्ति क्यों है। जब 3 मिनट 10 सेकंड का जब पूरा है तो इसमें आपत्ति किस बात की है। जब भी देश हित की बात होती है, जब देशभक्ति की बात आती है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इस तरह के जो मुस्लिम लोग हैं वो क्यों हर बार इस तरीके से बयान देते हैं जिससे हमेशा उनकी देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति सम्मान की जो भावना है उसको एक शक की नजर देखा जाए। आप कहते हैं ना कि हाँ ये राष्ट्रगीत के साथ राष्ट्रगान भी हम गाएंगे, ये दोनों देश के लिए सम्मान्य। अगर गृह मंत्रालय कह रहा है, देश कह रहा है कि सरकार कह रही है, तो हमारे लिए दोनों सम्मानजनक है। क्या तकलीफ है आपको गाने में? क्या आपसे मदरसे में उनका गाने के कोई लिए कहा जा रहा है? उनका स्कूलों में विरोध गाने नया के लिए जा नहीं रहा है। उनका विरोध नया नहीं तो है। आपसे ये कहा जा रहा है जो आदमी वंदे मातरम 2 शब्द नहीं बोलना चाहता, आप उससे कह रहे हो 6 पैराग्राफ गाओ। नहीं तो क्यों नहीं गाना चाहता? वही तो आप अपनी देशभक्ति कब बताओगे? क्या आपसे ये कहा जा रहा है कि मदरसे में आपको गाना, क्या आपसे ये कहा जा रहा है कि मस्जिद में आपको ये गाना, बोलना चाहते हैं। आप स्कूलों में गाने जा रहा है? विजय जी बोले इसका ब्रेक लेना पड़ेगा। विजय जी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इस पे। नहीं, मैं तो कहा कि वो कल भी मैंने बोला था कि राष्ट्रगान के भी जो 4 स्टैंजा बचे हुए हैं उसको भी पूरा करना चाहिए, इसमें शामिल करना चाहिए। और जो ये मुस्लिम बॉडीज हैं उनको भी अब आगे आना चाहिए। बहुत साल हो गए, 70 साल हो गए, लेकिन क्या सरकार ने इस बात का जवाब दिया कि इसकी जरूरत क्या थी आज? और सर, क्या अच्छा वंदे काम कभी मातरम भी हो गाना सकता ही देशभक्ति का एक प्रमाण सर, है? जो अभी तक नहीं हुआ अब तो कम से कम हो रहा है। सर्टिफिकेट है। तो आप लोगों की तरफ देख रहे हैं, आप लोग मुझे क्यों देख रहे मैं हैं? तो बोल रहा हूँ कि ये सर्टिफिकेट तो है, वंदे मातरम सर्टिफिकेट है देशभक्ति का। बिल्कुल और जो वंदे certificate मातरम है। नहीं गाता वो देशभक्त एक बात नहीं है। मुझे बताइए कि मुस्लिम लीग ने जो अपोज किया था, तो मुस्लिम लीग की ही तो मानसिकता को भारत का मुसलमान चलिए सर, ठीक है, अभी समय इस पर बहस बहुत लंबी हो जाएगी।